बच्चों नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसका काल था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, ये मौर्य वंश का काल था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश है उसकी स्थापना हुई थी नंद वंश के बाद में। पहले नंद वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश का जो राजा था वो था घननंद। इसका मैंने पहले बता दिया, धनानंद भी मिलता है, धननंद भी मिलता है, घनानंद भी मिलता है, लेकिन हमारी बुक में है घननंद। तो ये शासन कर रहा था घननंद। कहाँ पर है? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद 326 ईसा पूर्व में मगध के ऊपर शासन कर रहा था। घननंद था, ये जनता के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जनता के ऊपर कर बढ़ा दिए, इससे जनता परेशान थी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो मगध के ऊपर सुचारू रूप से शासन कर सके। और फिर वो व्यक्ति आया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का काल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है। और आज हमारा ये विशेष रूप से टॉपिक है, ये पढ़ लिया हमने नंद वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, बताया जाता है कि कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, और उसी ने इसके अंदर जो राजनीतिक गुण है, कूटनीति है, जो भी एक शासक के अंदर गुण होने चाहिए, वो सारे के सारे किसने? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भरे। बताया जाता है कि जो कौटिल्य है वो यहाँ रहा करता था, घननंद के दरबार में रहा करता था। किसी बात पे इसकी अनबन हो गई, किसकी? कौटिल्य की, घननंद से। इसको यहाँ से निकाल दिया। यहाँ से निकालने के बाद में देखो, यहाँ पे लेते हैं हमें भारत का मैप। ये है भारत का मैप। इसमें देखो, यहाँ पर था मगध। शासक कौन था? घननंद। घननंद जिसका काल माना जाता है 326 ईसा पूर्व। तो घननंद की यानी जो कौटिल्य है उससे अनबन हो गई, तो कौटिल्य को इसने निकाल दिया, घननंद ने। कौटिल्य यहाँ से आ गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यहाँ पर आने के बाद में कौटिल्य ने एक बालक देखा, और जिस बालक में उसने गुण देखे कि जो मगध है उसका ये जो बालक अगर शासक बनेगा तो मगध का विकास हो सकता है। उस बालक को कौटिल्य ने अपने पास रखा, अपना शिष्य बनाया, और उसमें सारे के सारे जो एक शासक के अंदर गुण होते हैं वो इसने उसके अंदर पैदा किए। यहाँ पर ले जाके उसको यानी शिक्षा दीक्षा दी। जब चंद्रगुप्त 25 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का? 25 वर्ष का, तो ये मगध का शासक बन गया। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जो घननंद था उसको पराजित किया और मगध का राजा बन गया। मगध का ये राजा बना
322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में इसने घननंद को हरा दिया और मगध का शासक बन गया। मगध का शासक बनने के बाद में उसने जो आसपास का इलाका था, जो यहाँ का उत्तरी भारत का क्षेत्र था, इसके ऊपर इन्होंने विजय पाई और इसने स्थापना की प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये ध्यान रखना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध का राजा बना, अपने जो मगध है साम्राज्य को बढ़ाया और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में देखो आप, यहाँ पर यूनान का शासक जो सिकंदर था उसका सेनापति था और आने वाले टाइम में वो ही यहाँ का शासक बना, सिल्लुकस निकेटर यहाँ का शासक बना। यानी यूनान का शासक है सिल्लुकस, जो सीरिया का क्षेत्र माना जाता है। ये था सिल्लुकस निकेटर। सिल्लुकस निकेटर ने क्या किया, 305 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की और यहाँ पर जो मगध का शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जब सिल्लुकस निकेटर ने 305 में भारत पे आक्रमण किया तो कौटिल्य भी वहीं पर था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सामना किया, किसका, सिल्लुकस निकेटर का। दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध में सिल्लुकस निकेटर हारा गया। क्या हो गया, सिल्लुकस निकेटर हारा गया। हारने के बाद में इन दोनों के बीच में संधि हुई। किन किन के, सिल्लुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुई। वो है 303 ईसा पूर्व में, 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच संधि हुई। उसमें यह तय किया गया कि जो सिल्लुकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त को, एक तो पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व सिंधु नदी का पश्चिमी भाग, ये जो क्षेत्र हैं कहाँ के, पूर्वी अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान, सिंधु नदी का पश्चिमी भाग, ये सिल्लुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को देने स्वीकार किए कि जो ये इलाका है यहाँ पर आपका शासन होगा। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सिल्लुकस निकेटर को क्या दिए, 500 हाथी। कितने हाथी, 500 हाथी सिल्लुकस निकेटर को दिए चंद्रगुप्त ने। सिल्लुकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था हेलेना, ये नाम था किसका, सिल्लुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और अपना सिल्लुकस निकेटर का एक राजदूत था, वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अब दोबारा देखो एक बार संधि की जो शर्तें हैं। संधि में सिल्लुकस निकेटर ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। बदले में उसने क्या लिया,
500 हाथी लिए। अपनी पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। जो मेगस्थनीज नामक जो राजदूत है वो बनकर रहा कहाँ, चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगस्थनीज की एक पुस्तक भी आती है, वो है इंडिका। इंडिका। और इसके भी कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये दोनों की पुस्तक है, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है वो लगभग यहाँ तक फैल गया, यानी यहाँ तक इसका विस्तार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का, जिसमें शामिल थे काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य व कश्मीर, ये जो थे उस टाइम के स्थान, जैसे काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य व कश्मीर, ये पूरा का पूरा इलाका आ गया यहाँ का। इसके ऊपर इसका अधिकार हो गया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। उत्तर भारत में अधिकार होने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत की तरफ रुख किया। ये बताया जाता है अपने हैं तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ, जिसमें बताया गया है, एक तो है मुर्नानुरु, ये जो ग्रंथ है इसके अंदर बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसमें एक तो मुर्नानुरु, एक अहिनानुरु, ये दो ग्रंथ बताए गए हैं, मुर्नानुरु और अहिनानुरु। इनसे पता चलता है कि दक्षिणी भारत पर भी इसने अधिकार किया था। वर्धावस्था में चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर, और बताया जाता है कि दक्षिणी भारत में चला गया। दक्षिणी भारत के अंदर एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला उस टाइम का जो मसूर का क्षेत्र है वहाँ पर आती है, मसूर के अंदर श्रवणबेलगोला, और वर्तमान का है हमारा कर्नाटक। यहाँ पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? संथारा। भद्रबाहु के कहने के मुताबिक संथारा होता है बिना खाए पिए घोर तपस्या करके अपने शरीर को त्याग देना, ये होता है संथारा, जिसे उपवास भी बोलते हैं। उपवास करके 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में इसने अपना शरीर त्याग दिया।
इस प्रकार ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने मगध के ऊपर शासन किया। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मगध का साम्राज्य था, इसके ऊपर कई सालों तक अकाल पड़ा, 10-12 साल अकाल पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ के जो बोधि यानी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, उन सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके पूछा कि हमारे साम्राज्य में इतना लगातार अकाल क्यों पड़ रहा है। तो ये बताते हैं कि जो भद्रबाहु है, इसने कहा कि आप उपवास कीजिए यानी संधारा कीजिए और जो आपका राजकाज है वो अपने बेटे को दीजिए। तो उसी के कहने पे चंद्रगुप्त है वो दक्षिणी भारत में चला गया, जो वर्तमान का कर्नाटक है वहाँ पर, और वहाँ पर संधारा शुरू कर दिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जो मगध का शासक था वो बन गया कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार बन गया। ये था अपना चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के ऊपर शासन। एक बार दोबारा देख लो कि मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, उसमें नंद वंश का राजा था घननंद, उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद में 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिलुकट निकेटर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य व सिलुकस निकेटर का जब युद्ध हुआ तो कौटिल्य उसका गुरु था चंद्रगुप्त का, वो उसके साथ में था। उसी की नीति के तहत ये चंद्रगुप्त काम कर रहा था। सिलुकस निकेटर को हरा दिया। सिलुकस निकेटर को हराने के बाद में दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि में शर्तें रखी गई कि जो पूर्वी अफ़गानिस्तान का भाग है वो बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी भाग है वो किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलुकस निकेटर को 500 हाथी दिए। सिलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक व्यक्ति को भेजा, जिसकी पुस्तक मेगस्थनीज की है इंडिका, और कौटिल्य की जो पुस्तक बताई थी अर्थशास्त्र। ठीक है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग यानी उत्तर का जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, वो अपने साम्राज्य मगध के अंदर शामिल हो गया, जिसमें काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर, ये सारे के सारे आते हैं। और 2 ग्रंथ हैं तमिल ग्रंथ, अहिनानुरु और मुंडानुरु। उसमें विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था। फिर इसके राज्य में जो कौन आया? भद्रबाहु। ये भद्रबाहु ने आकर चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य इससे दीक्षा लेकर दक्षिणी भारत में चला गया। दक्षिणी भारत का जो स्थान है श्रवणबेलगोला, मैसूर, वर्तमान का कर्नाटक, यहाँ पर जाकर उपवास के द्वारा यानी संथारा के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपना जीवन है वो त्याग दिया। और इसके बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य का उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार की चर्चा हम करेंगे कल। ठीक है बच्चों।